Hello everyone. Today's lecture is based on a very great Sultanate Emperor, Iltutmish. So before watching a video, please subscribe and don't forget to press the bell icon. Thank you. इल्तुतमिश कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद जो एक महत्वपूर्ण सुल्तान गद्दी पे बैठा है वो इल्तुतमिश था और ये 1211 से 1236 तक इसने शासन किया है। इल्तुतमिश के गद्दी पे बैठने की परिस्थितियों को हम देखते हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक की जब पोलो खेलते हुए घोड़े से गिरकर मृत्यु हुई थी तो 1210 में आराम शाह को लाहौर के अमीरों ने गद्दी पर बैठा दिया। आराम शाह कुतुबुद्दीन ऐबक का माना जाता है कि पुत्र नहीं था बल्कि कोई दूरस्थ रिश्तेदार था। आराम शाह काफ़ी कमज़ोर व्यक्ति था और लाहौर के अमीर चाहते थे कि किसी कमज़ोर व्यक्ति कोई ऐसा सुल्तान बैठे जिस पे उन अमीरों की अमीरात जो है वो कारगर साबित हो और उन पर हुकूमत चलती रहे। दिल्ली के जो अमीर थे, दिल्ली के जो तुर्की अमीर थे, उन्हें यह व्यवस्था पसंद नहीं आई और वह चाहते थे कि अभी अभी जो तुर्की सत्ता यानी दिल्ली सल्तनत का अभी अभी हिंदुस्तान में इस्टेब्लिश्ड हुआ है तो यहाँ पे मजबूत सुल्तानों की आवश्यकता है। दिल्ली के अमीरों ने इल्तुतमिश को आमंत्रित किया जो बदायूं का गवर्नर था और इल्तुतमिश को जो है ना वो उन्होंने सुल्तान का ताज भेंट किया और इल्तुतमिश जो है ना दिल्ली की गद्दी पर बैठ गया, सुल्तान बन गया। अब इसके सामने बहुत सारी समस्याएं थीं। पहली समस्या प्रशासनिक व्यवस्था भी व्यवस्थित नहीं थी। दूसरी समस्या बंगाल में जो है वो अव्यवस्था फैली हुई थी और बंगाल का जो गवर्नर था उसने स्वतंत्रता की घोषणा कर दी थी। अब इस अव्यवस्था का लाभ उठाकर बहुत सारे राजपूत राज्य जो है आज़ाद हो गए थे। यल्दौज और कोबाचा की भी अभी समस्या बनी हुई थी। यल्दौज जो गजनी का शासक बन गया था गौरी की मृत्यु के बाद, उसकी दावेदारी अभी ख़त्म नहीं हुई थी। मंगोलों के आक्रमण की समस्या थी। नए क्षेत्रों में प्रशासनिक ढांचे को तैयार करने के लिए अभी तक ऐबक ने कोई कार्य नहीं किया था और नए क्षेत्रों में एक प्रशासनिक ढांचा तैयार करना था और इस पूरी सल्तनत को व्यवस्थित तरीके से संगठित करना था। इतनी सारी समस्याएं इसके साथ थीं और आराम शाह अपने आप में एक समस्या थी। क्योंकि लाहौर से वो चुनौती दे रहा था, यहाँ दिल्ली की गद्दी पे जो है ना इल्तुतमिश बैठ गया। यहाँ पर हम देखते हैं कि सबसे पहले जो है ना इल्तुतमिश ने जूंदी की लड़ाई में आराम शाह को पराजित किया और उसे बंदी बनाया और उसके बाद मार डाला। एक समस्या तो खत्म होगी कि जूंदी की लड़ाई में जो है ना ये आराम शाह समाप्त हो गया, खत्म हो गया। अब इसके बाद इल्तुतमिश जो है ना वो शमसी वंश का था या अब तुर्की जो वंश का, तुर्की में एलवरी वंश का भी मानते हैं से कि यह एलवरी वंश का था। ऐसा भी माना जाता है कि वास्तविक रूप से देखा जाए तो ये एलवरी तुर्क था। यहाँ पर हम ये देखते हैं कि इल्तुतमिश को इन समस्याओं का समाधान कैसे करता है। इल्तुतमिश ने जब इन समस्याओं का समाधान किया तो क्रमिक रूप से उसने एक व्यवहारिक राजनीति का एक व्यवहारिक नज़रिया अपनाया। बंगाल की समस्या के समाधान के लिए जो अली मर्दान वहाँ स्वतंत्र सत्ता का उपभोग करने लगा था और गयासुद्दीन के नाम से जो गद्दी पर बैठ गया था उसकी समस्या के समाधान के लिए इल्तुतमिश ने अपने पुत्र महमूद को भेजा और उसने जो है अली मर्दान को यानी गयासुद्दीन को पद से हटाया और बंगाल को जो है ना वो अपने अधीन कर लिया। इसके बाद जो है ना 1230-31 में अंत में बंगाल को जीता गया। बंगाल की समस्या का समाधान पूरी तरह से नहीं हो पाया। 1230-31 में ही बंगाल की समस्या का पूरी तरह से समाधान हो पाया था। 1226 में इसने रणथंभौर को जीता। इसके बाद इसने 1227 में मंडवार को जीता, जालौर, शांबर, वयाना इन क्षेत्रों को जीता है। 1230 में इसने नागौर को जीता, फिर ग्वालियर के शासक मंगलदेव को पराजित किया। 1234 के आसपास इसने मालवा को जीता, भेलसा को लूटा और उज्जैन से ये विक्रमादित्य की मूर्ति उठाकर ले आया था और दिल्ली में इसे रखा था। 1235 के आसपास जो है बामियान का जो इसका बामियान जो क्षेत्र अफगानिस्तान में पड़ता है, बामियान इसका अंतिम अभियान था। ये तो इसकी विजय अभियान थी। अब इसके बाद अगर बात करते हैं कि इल्तुतमिश के साथ जो दूसरी समस्याएं थी उन समस्याओं को इल्तुतमिश ने कैसे फेस किया। देखो इल्तुतमिश के सामने सबसे पहले कुतुबी और मुइज़ी जो अमीर थे
ये कुतुबी और मुइज़ी अमीरों का सबसे बड़ा प्रॉब्लम था। कुतुबी अमीरों से मतलब यहाँ कुतुबुद्दीन ऐबक की जो अमीरात थी, जो इसके अगेंस्ट स्ट्रगल कर रहे थे, और मुइज़ी का मतलब होता मुइज़ुद्दीन मोहम्मद गौरी, यानी गौरी की जो अमीरात यहाँ इस्टेब्लिश्ड थी, वो इसको चुनौती दे रहे थे, वो इसके साथ वफादार नहीं थे, ऐसा इसको लग रहा था। गौरी जो है वो इल्तुतमिश को पहले ही भांप चुका था, ऐसा माना जाता है। जब गौरी खोखरों के विरुद्ध अपना अभियान कर रहा था तो ऐबक का जो गुलाम इल्तुतमिश था, इस इल्तुतमिश ने उस अभियान में बेहतरीन प्रदर्शन किया था, और इस बेहतरीन प्रदर्शन पर गौरी ने इसे अमीर उल उमरा का डिपार्टमेंट दिया था। अमीर उल उमरा का डिपार्टमेंट दिया था और इससे एक प्रसन्नता व्यक्त की थी, और ऐबक को इस गौरी ने समझाया था कि इस व्यक्ति का ख्याल रखना, आगे चल के ये व्यक्ति बहुत अच्छे मुकाम पे पहुंचेगा, ये तेरा गुलाम जो है ना बेहतरीन विकल्प पे उत्पन्न करेगा हमारे आने वाली पीढ़ियों के लिए। शायद उसकी बात सच हो गई। अब यहाँ पे बात करते हैं हम ख्वारिज्म के शासन की। ख्वारिज्म का क्या मैटर है, देखो मंगोलों की समस्या को जानने के लिए पहले मंगोलों को जानते हैं। मंगोल स्टेपीज घास के मैदानों में, यानी मंगोलिया के दक्षिणी उत्तरी क्षेत्र के जो स्टेपीज घास के मैदान है, वहाँ पर रहने वाली एक बर्बर जनजाति थी जो बौद्ध धर्म की समानिष्ठ शाखा को मानने वाले थे। बाद में इन्होंने इस्लाम धर्म को कबूल कर लिया, और इस्लाम धर्म को कबूल करने के बाद इन्होंने एक तमेचिन व्यक्ति था जिसका नाम था चंगेज खां। तमेचिन ने जो है ना अपने मंगोल संगठन को संगठित किया, और उसने जो है ना उसे एक सैनिक ढांचा 10 से 10 हज़ार तक का एक सैनिक ढांचा बनाया, जो उनके 10 से 10 हज़ार की जो टुकड़ी थी उसे मिनगान और त्वान कहा जाता था। मिनगान 10 हज़ार की टुकड़ी की सैनिक टुकड़ी को कहा जाता था, और 10 हज़ार से बड़ी सैनिक टुकड़ी को त्वान कहा जाता था। ऐसा मंगोलों की अपनी एक परंपरा थी, और मंगोलों ने इस सैनिक परंपरा में दशमलव पद्धति को जोड़ा था, जो आगे चल के मुगलों ने इसको अपनाया है। ये जो मंगोल थे ये इस्लाम स्वीकार कर लिया, इसके बाद उन्होंने मध्य एशिया को रौंद दिया, चीन की दीवार को तोड़ दिया, पीकिंग पे जो अधिकार कर लिया, अर्थात चीन पे अधिकार कर लिया, और चीन को रौंद देते हुए और उस क्षेत्र को मध्य एशिया को रौंद देते हुए ख्वारिज्म के राज्य से टकरा गए। ख्वारिज्म के राज्य को इन्होंने बुरी तरह पराजित किया, और ख्वारिज्म का जो राजकुमार था वो जान बचाकर भाग निकला, जिसका नाम था जलालुद्दीन मांगबरनी। जलालुद्दीन मांगबरनी जब जान बचाकर भागा हिंदुस्तान की तरफ, तो यहाँ पे इल्तुतमिश सुल्तान है, गद्दी पर बैठा हुआ है। सिंध नदी के मुहाने तक जैसे ही वो पहुंचा तो आगे चल के जो है ना वो शरण चाहता था इल्तुतमिश के पास, लेकिन सिंध नदी के मुहाने पर जैसे ही चंगेज खां पीछे करता हुआ उसका पहुंचा, चंगेज खां ने अपना एक दूत इल्तुतमिश के पास भेजा और अनुरोध किया कि तुम जलालुद्दीन मांगबरनी को जो है ना शरण ना दो। इल्तुतमिश के सामने एक बहुत बड़ी समस्या थी, अगर वो शरण नहीं देता है मांगबरनी को तो ये एक सुल्तान की सत्ता के अगेंस्ट होता है, और अगर शरण दे देता है तो चंगेज खां से यानी मंगोलों से सीधे टकराट होती है। वो मंगोलों से अभी वर्तमान में किसी प्रकार की टकराट नहीं चाहता, तो उसने शरण देने से इनकार कर दिया और मांगबरनी वापस चला गया। तो इसके बाद मांगबरनी मारा गया, जलालुद्दीन मारा गया। यहाँ तो एक मंगोलों की समस्या का बहुत बड़ा समाधान हो गया, और दिल्ली सल्तनत जो है ना अपनी उभरती हुई स्थिति से निकल आई थी, अन्यथा मंगोल इसे नेस्ता नाबूद कर सकते थे अगर इस प्रकार के विकल्प को नहीं अपनाया जाता। यहाँ पर हम आगे बात करते हैं कि जहाँ पर पीकिंग पर जो कब्जा हो गया था और ख्वारिज्म का जो मैटर निपटा था, इसके बाद इल्तुतमिश ने अगले समस्या का सॉल्यूशन निकाला, यानी यल्दोज और कोबाचा के साथ जो उसका रिश्ता आ रहा था। यल्दोज के साथ उसका क्या था कि यल्दोज प्रारंभ में तो यल्दोज ने जो चुनौती पेश की थी, तो प्रारंभ में इसने उसकी चुनौती को स्वीकार कर लिया और ये मान के चला कि हम आपके अधीन सत्ता शासन कर रहे हैं। लेकिन बाद में हम देखते हैं कि बाद में जब ख्वारिज्म से वहाँ से अटैक हुआ यल्दोज पर, तो वो हिंदुस्तान की ओर भागा और मुल्तान वाले क्षेत्र पर आकर जो है ना उसने यहाँ शरण ली। यहाँ पर जो है ना इल्तुतमिश ने यल्दोज के साथ तराइन का तीसरे युद्ध में 1215 में इसे पराजित कर दिया। 1215 में पराजित। कोबाचा के साथ भी ऐसी कुछ प्रॉब्लम हुआ। कोबाचा को देखते हैं कि जब कोबाचा मुल्तान से आगे गया तो इल्तुतमिश और कोबाचा का युद्ध हुआ। पहली बार तो ये समस्या का समाधान नहीं हो सका, लेकिन दूसरी बार जो है ना कोबाचा
सिंधु नदी में डूबने के लिए मजबूर हो गया। कुवाचा की भी समस्या का समाधान हो गया। अगले चरण में हम देखते हैं कि जो इल्तुतमिश था उसने अपने जो संगठन था उस संगठन को कैसे तैयार किया, प्रशासनिक ढांचे को कैसे तैयार किया। इस प्रशासनिक ढांचे को उसने तैयार करने के लिए सबसे पहले एकता व्यवस्था को शुरू किया। एकता व्यवस्था को यहाँ इस्टेब्लिश किया और मुल्तान से लेके लखनौती तक, मुल्तान आपका जो है ना वो पाकिस्तान में पड़ता है और लखनौती बंगाल में पड़ता है, मुल्तान से लेके लखनौती तक के क्षेत्र को उसने विभिन्न एकताओं में बांट दिया और इनमें एक एक इक्तादार मुक्ति या बली को नियुक्त किया। एकतादार को, एकता के मुखिया को एकतादार भी कहते हैं, मुक्ति भी और बली भी कहते हैं, इसको अपॉइंट किया और इसी के साथ जो है ना रेवेन्यू राइट्स और जो एडमिनिस्ट्रेटिव राइट्स थे वो दोनों एकतादार को दे दिए और प्रत्येक एकता में एकतादार रिस्पॉन्सिबल होता था, सारे रेवेन्यू का कलेक्शन करता था, उसकी अपनी एक सेना होती थी, उसके अपने वेतन होता था, उस अपने वेतन अपने सैनिकों का वेतन और भत्ता निकाल के जो वहाँ से रेवेन्यू का शेष हिस्सा फवाजिल, जो शेष हिस्सा यानी सरप्लस बचता था वो केंद्रीय खजाने को भेज देता था। एकतादारों को जो एकताएं दी जाती थी उस पर एकतादार का नियंत्रण होता था, लेकिन वास्तविक नियंत्रण जो है ना सुल्तान का होता था। इस प्रकार से इसने अपने पूरे एडमिनिस्ट्रेशन को व्यवस्थित कर दिया। तुर्की यानी जो कुतुबी और मुइज़ी जो अमीरों की समस्या थी, कुतुबी और मुइज़ियों की समस्याओं के निपटने के लिए इसने, क्योंकि वो इतने वफादार इसको नहीं लग रहे थे अपने प्रति, इनकी समस्या से निपटने के लिए उसने जो है वो 40 अपने वफादार तुर्की सरदारों का संगठन तैयार किया जो सत्ता या सुल्तान के प्रति वफादार थे। जो तुर्क चालीसा का गठन किया। ये तुर्क चालीसा आगे आने वाले राजनीतिक प्रभाव में एक बेहतरीन प्रभाव डालेगी और ये इतनी ताकतवर हो जाएगी कि ये सुल्तानों को जो है ना एक कठपुतली की तरह इस्तेमाल करने लगेगी। और इसी तुर्क चालीसा का उपज जो है बलबन हुआ करता था, जिसने इस तुर्क चालीसा की शक्ति को समझ के समाप्त कर दिया था। तुर्क चालीसा ने एक प्रशासनिक व्यवस्था को एक संगठन दिया और आपके जो इक्तादारी व्यवस्था है उसने राजस्व व्यवस्था को एक प्रॉपर संगठन दिया और इस प्रकार से जो है ना इल्तुतमिश की व्यवस्थाएं ठीक ठाक चलने लगीं। प्रशासनिक क्षेत्र अगर मतलब आर्थिक क्षेत्र में देखा जाता है तो रेवेन्यू का एक प्रॉपर एक जरिया बन गया था। रेवेन्यू का कलेक्शन होने लगा था, फवाजिल राशि पर्याप्त आ रही थी, कुछ खालसा भूमि थी, खालसा भूमि से सीधा सीधा कराने लगा था और सुल्तान की सत्ता मजबूत होने लगी थी। इल्तुतमिश पहला व्यक्ति था जिसने ग्रामीण क्षेत्रों में मुसलमानों को इस्टेब्लिश करने का प्रयास किया था। इल्तुतमिश ने चांदी का एक सिक्का चलाया था जिसे टंका कहा जाता है, जो 172.8 ग्रेन का था और तांबे का एक जीतल चलाया था। इल्तुतमिश पहला व्यक्ति था जिसने शुद्ध अरबी भाषा जो है अपने सिक्कों पे लिखवाई और इल्तुतमिश पहला व्यक्ति था जिसने जो है टकसालों का नाम अपने सिक्कों पे लिखवाया। इसके बाद अगर सैनिक व्यवस्था की बात करते हैं तो सैनिक व्यवस्था को भी इसने संगठित रूप देने का प्रयास किया, लेकिन इसकी सैनिक व्यवस्था का जो संगठन था वो इक्तादारों के अधीन रखा जाता था। सुल्तान की व्यक्तिगत सेना होती थी, लेकिन सुल्तान की व्यक्तिगत सेना अभी पूर्ण सेना के रूप में नहीं जानी जाती है। और इसके बाद हिंदू का जो कुलीन वर्ग का जो एक वर्चस्व था, इल्तुतमिश ने हिंदू के कुलीन वर्ग के वर्चस्व को तोड़ने की कोशिश की और ग्रामीण क्षेत्रों में मुस्लिम जनसंख्या को एस्टेब्लिश करके मुस्लिम कुलीनों को ऊपर उठाने की कोशिश की। शहरी क्षेत्रों में मुस्लिम कुलीन का विस्तार किया। इल्तुतमिश एक दिल्ली सल्तनत का जो है पहला वैधानिक सुल्तान माना जाता है। इसने बगदाद के खलीफा अल मुंतसिर बिल्लाह से शासन करने की खलत प्राप्त की थी। इस धर्म न्याय प्रियता के लिए भी ये जाना जाता है। इसने अपने राजमहल के आगे 2 शेरों की आकृतियाँ लगवाई थीं और उनमें जो है एक सोने की चेन बांध के और एक घंटे टंगवाए थे। कोई भी व्यक्ति जो है किसी भी समय वो घंटे बजा कर जो है वो न्याय की मांग कर सकता है और उसी समय सुल्तान उपस्थित होता था, उसकी समस्या को सुनता था और उसे न्याय देने का प्रयास करता था। इल्तुतमिश को हम इन्हीं गतिविधियों में जानते हैं। इसके अगर इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें या आर्किटेक्ट की बात करें तो इल्तुतमिश ने जो है ना बदायूं में एक जामा मस्जिद का निर्माण करवाया था। अजमेर में भी एक मस्जिद का निर्माण करवाया था। अतारकिन का जो नागौर में अतारकिन का दरवाजा बनवाया था और दिल्ली में एक मदरसे का निर्माण करवाया था जो दिल्ली सल्तनत का पहला मदरसा माना जाता है। ये इसका आर्किटेक्ट था। इसके बाद इल्तुतमिश की वास्तविक संगठनकर्ता के रूप में हम जानने के लिए और डिटेल में हम इसको फिर देखते हैं आगे चल के।
Thanks for watching our video. If you have any doubts regarding to this topic, you can mention them in comment box. Thank you.